वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा में। आज का टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीएससी मेंस की दृष्टि से। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज का जो ये एडिटोरियल है ये यूपीएससी मेंस के दृष्टि से ही बनाया गया है। इसमें द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक की ओर। मेरा नाम आशीष है और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अवशिष्ट प्रबंधन 5 सूत्रीय कार्य योजना की आवश्यकता। ये सामान्य अध्ययन 3 यूपीएससी मेंस का जो जीएस पेपर 3 है उसका मेन टॉपिक है ये। उसमें इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्षों की उपेक्षा, दूरदर्शिता की कमी और शहरी नियोजन की पूर्ण अनुपस्थिति ने भारत को अपशिष्ट लैंडफिल, अपशिष्ट चोकनालियाँ, जल निकायों, नदियों को अपशिष्ट के ढेर में बदल दिया है। पूरे भारत में लगभग 48 मान्यता प्राप्त लैंडफिल हैं, जिसने लगभग 5000 एकड़ भूमि को कवर किया हुआ है, जिसका कुल भूमि मूल्य लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। भारत में प्रति वर्ष लगभग 275 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है। लगभग 20 से 25% की वर्तमान अपशिष्ट उपचार दर के साथ इस अपशिष्ट का अधिकांश हिस्सा अनुपचारित रहता है। वास्तव में भारत में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों व निष्कर्षों के आधार पर एक ऐसे धारणीय तंत्र के निर्माण की कवायद चल रही है जहां आम व्यक्ति, उद्योग एवं सरकार तीनों के हितों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सके। अतः मूल लक्ष्य एक धारणीय व अनुक्रियाशील प्रबंधन तंत्र को विकसित करना है जो अपशिष्ट निर्माण, संग्रहण एवं निस्तारण में सभी पक्षकारों की भूमिका तय करते हुए उनके कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को परिभाषित कर एक सक्षम व अनुक्रियाशील तंत्र का निर्माण करे। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र के कार्यकरण में 5 सूत्रीय कार्य योजना। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल न्यूज़ में है ये प्रिंट्स में भी आ सकता है और अन्य एग्ज़ाम्स में भी ये अपनी पहुंच बना सकता है। वहनीय तकनीक, त्वरित खरीद, नई नीति, कुशल मानव संसाधन, शून्य अपशिष्ट समाज को अपनाने की आवश्यकता है। इस आलेख में अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट के प्रकार, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन के उदाहरण तथा 5 सूत्रीय कार्य योजना के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। अपशिष्ट क्या है? सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि अपशिष्ट क्या है। शहरीकरण, औद्योगिकरण और जनसंख्या में विस्फोट के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 21वीं सदी में राज्य सरकारों तथा स्थानीय नगर निकायों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अपशिष्ट का आशय हमारे प्रयोग के पश्चात शेष बचे हुए अनुपयोगी पदार्थ से होता है। यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अपशिष्ट अवांछित और अनुपयोगी सामग्री को इंगित करता है। अपशिष्ट के विभिन्न प्रकार: ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं? ठोस अपशिष्ट के तहत घरों, कारखानों या अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट शामिल किया जाता है। तरल अपशिष्ट, वेट वेस्ट। अपशिष्ट जल संयंत्रों, घरों आदि से आने वाला कोई भी द्रव आधारित अपशिष्ट को जल अपशिष्ट के तहत वर्गीकृत किया जाता है। सूखा अपशिष्ट, अपशिष्ट जो किसी भी रूप में तरल या द्रव नहीं होता, सूखे अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? कोई भी कार्बनिक द्रव जिसे मिट्टी में जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में संश्लेषित कर लिया जाता है, अर्थात जिनका निस्तारण मिट्टी में ही हो जाता है, जो मिट्टी में ही गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहा जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट क्या होते हैं? कोई कार्बनिक द्रव जिसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहलाते हैं।
तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपशिष्ट प्रबंधन से तात्पर्य क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। अपशिष्ट प्रबंधन से तात्पर्य उस संपूर्ण श्रृंखला से है जिसके अंतर्गत अपशिष्ट के निर्माण से लेकर उसके संग्रहण, कलेक्शन व परिवहन के साथ प्रसंस्करण एवं निस्तारण डिस्पोजल तक की संपूर्ण प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। उक्त प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत विभिन्न चरणों यथा संग्रहण, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, उपचार अर्थात ट्रीटमेंट और निगरानी मॉनिटरिंग के साथ निस्तारण को भी शामिल किया जाता है। अपशिष्ट पदानुक्रम 3RS का अनुसरण करता है जो न्यूनीकरण रिड्यूस अर्थात अपने वेस्ट उपयोग को, जो वेस्टेज निकलता है उसको अपने उपयोग को कम से कम करें, रिड्यूस करें, पुनः उपयोग रीयूज़ करें, उसको पुनः उपयोग के लायक बना लें, पुनर्चक्रण रिसाइकल करें के रूप में संदर्भित किए जाते हैं। ये तीनों आर रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल आर अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति को अपशिष्ट न्यूनीकरण के संदर्भ में उनकी वांछनीयता के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन की प्रचलित विधियां क्या हैं जो आजकल हमारे यहाँ प्रचलित हैं? वो लैंडफिल, यह वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोग होने वाली सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में शहरों के आसपास के खाली स्थानों में अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है। ऐसा करते हुए यह ध्यान रखा जाता है कि वह क्षेत्र जहां अपशिष्ट एकत्रित किया जा रहा है मिट्टी से ढका हो ताकि संदूषण कंटेमिनेशन से बचाव किया जा सके। जानकारों का मानना है कि इस विधि को सही ढंग से डिज़ाइन किया जाए तो यह किफ़ायती साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, आपने कई जगह देखा होगा कि खुले में कूड़ा, एक लैंडफिल साइट है उसमें कूड़ा पड़ा हुआ है और वेस्ट पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच चुका है। तो वो तरीका जो है, जो चारों तरफ कंटेमिनेशन फैलाता है, संदूषण फैलाता है, मिट्टी को प्रदूषित करता है और आसपास के क्षेत्र, आसपास के पानी को भी प्रदूषित करता है, ये ढका हुआ नहीं है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इंसिनरेशन, इस विधि में अपशिष्ट को उच्च तापमान पर तब तक जलाया जाता है जब तक वह राख में ना बदल जाए। अपशिष्ट प्रबंधन की विधि को व्यक्तिगत, नगरपालिका, संस्थानों के स्तर पर किया जा सकता है। इस विधि की सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपशिष्ट की मात्रा को 20 से 30% तक कम कर देता है। हालांकि यह विधि अपेक्षाकृत काफ़ी महंगी मानी जाती है। फ्रेंड्स, इसमें ईंधन का किसी न किसी रूप में उपयोग होगा, चाहे वो बिजली है, ठीक है, तो वो काफ़ी महंगी हो जाएगी। लैंडफिल विधि से ज़्यादा ये महंगी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, पायरोलिसिस क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन की इस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 विधियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में लिखने के काफ़ी काम आएंगी। चुनौतियां क्या हैं? भारत में अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय वित्त, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी की कमी के कारण कुशल अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए संघर्ष करते हैं। शहरीकरण में तीव्रता के साथ ही ठोस अपशिष्ट उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, जिसने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को काफ़ी हद तक बाधित किया है। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह मालूम होगा, गांव में इतना अपशिष्ट नहीं निकलता है, शहरों में बहुत ज़्यादा होता है। और ई वेस्ट की समस्या, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़े हुए जो ई वेस्ट हैं, उनकी समस्या हमारे सामने और विकराल रूप धारण करती जा रही है। तो फ्रेंड्स, आगे हम उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में अपशिष्ट के अलगाव को अनिवार्य किया गया है, परंतु अक्सर बड़े पैमाने पर इस नियम का पालन नहीं किया जाता। अधिकांश नगरपालिकाएं बिना किसी विशेष उपचार के ही ठोस अपशिष्ट को खुले डंप स्थलों पर एकत्रित करती हैं। अक्सर इस प्रकार के स्थलों से काफ़ी बड़े पैमाने पर रोगों के जीवाणु पैदा होते हैं और आसपास रहने वाले रोग भी इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग हैं, ये गलती से टाइप हो गया है। इस प्रकार के स्थलों से जो दूषित रसायन
भूजल में मिलता है वह आम लोगों के जनजीवन को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। कई विशेषज्ञ इन स्थलों को वायु प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार मानते हैं। मैंने अभी आपके साथ इस विषय में बात की थी, जिक्र किया था कि जो लैंडफिल साइट्स हैं, ऐसी कई लैंडफिल साइट्स आपने देखी होंगी जहाँ पे कूड़े के ढेर पहाड़ों की ऊंचाई तक जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उसको कम करने की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, जितना वेस्ट हमारे घरों से निकलता है उसका निस्तारण नहीं हो पाता है, तभी हमें रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़ के जो 3R हैं उनको अपनाना चाहिए, ताकि वेस्ट भी कम निकले हमारे घरों से और जो निस्तारण है अपशिष्ट का वो ठीक से हो सके। तो एक अन्य समस्या यह है कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो वित्त आवंटित किया जाता है उसका अधिकांश हिस्सा संग्रहण और परिवहन को मिलता है, वहीं प्रसंस्करण तथा निपटान हेतु बहुत कम हिस्सा बचता है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी समस्या है। निपटान जो कि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, प्रसंस्करण जो कि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि संग्रहण, कलेक्शन और परिवहन, ट्रांसपोर्ट भी ज़रूरी है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट कर देने से ही इसका प्रसंस्करण और निपटान तो नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स। ये दोनों भी बहुत ज़रूरी हिस्से हैं, तो इनको भी उतना ही बजट प्राप्त होना चाहिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र का गठन मुख्यतः अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा किया जाता है, जिनमें से अधिकांश शहरों में रहने वाले गरीब होते हैं। अनौपचारिक श्रमिक होने के कारण इन लोगों को कार्यात्मक और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा आपके घरों से कूड़ा कचरा उठाने वाले, कूड़ा ले जाने वाले रोज़ आपने देखे होंगे आते हैं और वो आपके घरों से कूड़ा उठाकर लैंडफिल साइट पे ले जाके फेंक देते हैं, परंतु वो जिन स्थितियों में काम करते हैं उनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, कोई कार्यात्मक सुरक्षा नहीं, कोई मास्क नहीं, और आजकल जो कोविड-19 की स्थिति है उनके हाथ में ग्लव्स नहीं होते, उनके पास मास्क नहीं होते, उनके पास पीपीटी किट नहीं होती, वो बिना किसी सुरक्षा के कार्य कर रहे हैं अभी भी। इस स्थिति में ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है फ्रेंड्स। प्रभाव क्या है इसके? यदि अपशिष्ट का उचित प्रबंधन ना किया जाए तो ये समुद्री और तटीय जैसे विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। आपने सुना होगा फ्रेंड्स, समुद्र में प्लास्टिक कचरा और अन्य प्रकार के कचरों के जगह जगह ढेर बन गए हैं, समुद्र के अंदर ढेर बनते जा रहे हैं, जो कि बहुत चिंताजनक स्थिति है। समुद्र में रहने वाले जो मछलियां हैं, जो शार्क हैं, जो वेल हैं, उनको खा लेती हैं, उनके मुंह में वो पन्नी, प्लास्टिक वगैरह चली जाती है, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, वो मर जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है उस वजह से। ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काफ़ी नुकसानदायक, काफ़ी विकराल स्थिति है फ्रेंड्स। समुद्री अपशिष्ट को बीते कुछ वर्षों से एक गंभीर चिंता के रूप में देखा जा रहा है। इससे न केवल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि इससे कई समुद्री प्रजातियों का जीवन भी प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम करने पर जोर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना तेज़ी से नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। यदि इसका इम्प्लीमेंटेशन तेज़ी से हो, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो, तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी और ये जो प्लास्टिक वेस्ट है जो नुकसान पहुंचा रहा है पर्यावरण को, वो ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से अपशिष्ट हमारे स्वास्थ्य एवं कल्याण को भी कई तरह से प्रभावित करता है। जैसे मीथेन गैस जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है, स्वच्छ जल स्रोत दूषित हो जाते हैं। अपशिष्ट से न केवल पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह समाज पर आर्थिक बोझ को भी बढ़ाता है। इसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन में भी काफ़ी धन खर्च होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके 22 प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे बीमारियों पर जो सरकारी खर्च है वो कम से कम होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो हम अच्छी उत्पादकता सुनिश्चित कर पाएंगे। अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वैधानिक प्रयास क्या क्या है उस विषय में हम जान लेते हैं।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 नियमों के अनुसार प्रदूषणकर्ता संपूर्ण अपशिष्ट को 3 प्रकारों यथा जैव निम्नीकरण, गैर जैव निम्नीकरण एवं घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के रूप में वर्गीकृत करके इन्हें अलग अलग डिब्बों में रखकर स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहणकर्ता को ही देंगे। इसके साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित प्रयोग शुल्क का भुगतान प्रदूषणकर्ता द्वारा किया जाएगा। ये शुल्क स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित विनियमों से निर्धारित किए जाएंगे। इस नियम के अंतर्गत विभिन्न पक्षकारों यथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के कर्तव्यों का उल्लेख भी किया गया है। कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ये नियम भवन निर्माण व उससे संबंधित सभी गतिविधियों पर लागू होते हैं जहां से अपशिष्ट निर्माण होता है। इस नियम के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो अपशिष्ट उत्पादनकर्ता 20 टन प्रतिदिन व 300 टन प्रति महीने समान या उससे अधिक अपशिष्ट का निर्माण करेगा, उसे प्रत्येक निर्माण व तोड़फोड़ के लिए स्थानीय निकाय से उपयुक्त स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। ई कचरा प्रबंधन नियम, ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 अक्टूबर 2016 से प्रभाव में आया है। ये नियम प्रत्येक निर्माता, उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता, विक्रेता, अपशिष्ट संग्रहणकर्ता, उपचारकर्ता व उपयोगकर्ताओं आदि सभी पर लागू होता है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को औपचारिक रूप से दिया जाएगा और श्रमिकों को ई कचरे के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। 5 सूत्रीय कार्य योजना क्या है? तो 5 सूत्रीय कार्य योजना वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने इसके लिए 5 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की है जो इस प्रकार है। वहनीय तकनीक, सर्वप्रथम नगर पालिकाओं को वहनीय तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जो कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक अधिकांश प्रौद्योगिकी उपकरण आयातित महंगे हैं और अक्सर हमारी विभिन्न स्थानीय स्थितियों में अनुकूल नहीं होते हैं। भारत को अपनी जटिल शहरी संरचना के लिए सस्ती, विकेंद्रीकृत, अनुकूलित समाधान की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जल निकायों को साफ करने के लिए रोबोट्स का प्रयोग किया जा सकता है। शून्य अपशिष्ट समाज, भारत पारंपरिक रूप से एक ऐसा समाज है जहां वस्तुओं की बर्बादी बहुत कम है और सब कुछ पुनः उपयोग और पुनः नवीकरण किया जा सकता है। हमें ऐसे समाज के विकास को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। त्वरित खरीद प्रक्रिया, अपशिष्ट प्रबंधन में तकनीकी उन्नयन हेतु त्वरित खरीद प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है। लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण प्रौद्योगिकी और उपकरणों की खरीद में अत्यधिक समय लग जाता है। बम्बई नगर पालिका को ऊर्जा संयंत्र के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद करने में लगभग 7 वर्ष का समय लग गया था। एकीकृत नीति, अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक एकीकृत नीति की आवश्यकता है जिससे अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों का निस्तारण करने में सहूलियत होगी। इसके माध्यम से हजारों एकड़ भूमि लैंडफिल से मुक्त कराई जा सकती है। कुशल मानव संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों के संग्रह, संचालन, रखरखाव और अपशिष्ट प्रबंधन श्रृंखला को संचालित करने तथा बनाए रखने के लिए कुशल प्रशिक्षित पेशेवर कर्मियों की नियुक्ति पर ध्यान देना होगा। आगे की राह क्या है दोस्तों? देश को एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन नीति की आवश्यकता है जो विकेंद्रीकृत अपशिष्ट निपटान प्रथाओं की आवश्यकता पर बल देती है ताकि इस क्षेत्र में निजी प्रतिभागियों को हिस्सा लेने का प्रोत्साहन मिल सके। अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि निर्माण के समय हमारा ध्यान और अधिक लैंडफिल के निर्माण के बजाय पुनर्चक्रण और पुनः प्राप्ति की ओर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक प्रश्न है आपके लिए जिसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? अपशिष्ट प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए
पांच सूत्रीय कार्य योजना के बारे में बताएं। तो फ्रेंड्स, पांच सूत्रीय कार्य योजना बहुत आवश्यक है। मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में कि ये टॉपिक कितना आवश्यक है। यूपीएससी मेंस 2020 के लिए जब भी होंगे उसमें ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को तो ज़रूर से क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।